प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे थे उसमें हमने आप लोगों को कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बताया था तथा ये भी बताया था कि ये कितने प्रकार की होती हैं। ये बताया था ये 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास। प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आपको बता दिया था। आज हम बताएंगे कि जब कोई क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो इसी के संबंध में जो है पिछला जो वीडियो लेक्चर था वो था आपका MOR पार्ट 5। आज होगा जो है MOR पार्ट 6 यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट 6 होगा, जिसमें हम जो है एनर्जी कंसीडरेशन यानी ऊर्जा का विचार के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो बीएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री सेकंड पेपर की जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल आपको एनर्जी कंसीडरेशन यानी ऊर्जा विचार के ऊपर आज हम बताएंगे आपको। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें एनर्जी कंसीडरेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में ऊर्जा के मान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी क्रियाकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रम में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, इससे अभिक्रिया की गति तथा उत्पाद की प्रकृति निर्धारित होती है। जब अभिक्रिया से उत्पाद में परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती हैं। दूसरी जो है ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक क्रियाएं यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है। अर्थात हम पहली वाली लेते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है या निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्रियाकारक की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होता है, अर्थात ER इज ग्रेटर देन EP। ER क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। EP क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वो अधिक होती है और प्रोडक्ट की कम होती है। यहाँ हमने लिखा है डेल्टा H, RP नहीं होता, ये PR यानी प्रोडक्ट माइनस है, तो डेल्टा H का मान यहाँ पे नेगेटिव आएगा जो है, क्योंकि ER ज़्यादा है और EP जो है कम है। तो यहाँ पे जो है डेल्टा H बराबर हो जाएगा आपका EP माइनस ER। ये होगा, ये नहीं है, ये वाला होगा, है ना। यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर डेल्टा H का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जब डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी उसमें ऊर्जा निकलती है। तथा दूसरी वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा शोषी होती हैं वो कैसी होती हैं जो है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी उसको बाहर से ऊष्मा दी जाती है, तो वो अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक है ER की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से क्या होगी? कम होगी जो है, और उत्पाद की ऊर्जा अलग होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए कम होता है। इसलिए EP इज ग्रेटर देन ER। तो इसमें डेल्टा H का मान क्या होगा? उत्पाद की ऊर्जा का मान माइनस क्रियाकारक का, तो डेल्टा H का मान क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ हमने एक रिएक्शन आरेख
इसको हम कहते हैं अभिक्रिया आरेख। उसके सहायता से जो है हमने ऊर्जा की जो स्थिति ऊर्जा है वो और अभिक्रिया की प्रगति में एक ग्राफ खींचा है। यहाँ मान लीजिए कोई आपका ये क्रियाकारक है, ये इस एनर्जी पर है। तो जब क्रियाकारक से उत्पाद में बनता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें ऊर्जा का उच्चतम लेवल होता है, उसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। यानी क्रियाकारक उस समय उत्पाद में बदल रहा होता है और फिर उसके बाद इस एनर्जी को E A से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम आगे जाके अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है उत्पाद की ऊर्जा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है तो डेल्टा एच का मान क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया जो है, यानी क्रियाकारक का मान जो है अधिक है और उत्पाद पर कम है। और जबकि डेल्टा एच का मान हमने कैसे निकालते हैं, ई पी माइनस ई आर, इससे निकालते हैं। तो ई पी जो है क्या है वो कम है, तो इसलिए इसका डेल्टा एच का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा जो है। इसी तरीके से एक ये तो कौन सी थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, और ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा आरेख चित्र जो है। यानी यहाँ पर स्थिति ऊर्जा ले रखी है हमने एक्स, यहाँ पे ये स्थिति ऊर्जा ले रखी है, यहाँ अभिक्रिया की प्रगति ले रखी है। तो ये जो क्रियाकारक हैं इसकी ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा का यदि हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि उत्पाद की ऊर्जा वो अधिक है और क्रियाकारक की ऊर्जा जो है वो कम है। अर्थात डेल्टा एच का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ई पी इज ग्रेटर देन ई आर, यानी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो अधिक है और रिएक्टेंट की कम। तो ई पी माइनस ई आर वो क्या होता है, डेल्टा एच होता है। अर्थात डेल्टा एच का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। सॉरी, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में जब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी, और जिसमें जो है डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो है ई पी और ई आर का मान लगभग समान हो, यानी उनके जो मान हैं, ऊर्जा के जो मान हैं उनमें जो है बहुत कम अंतर हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। यदि ई पी इज इक्विवेलेंट यानी लगभग बराबर है किसके, ई पी, तो अभिक्रिया संपन्न होने में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा। सामान्यतः ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए पी प्लस ए बी प्लस सी को अभिक्रिया से उत्पाद क्या बना, ए सी प्लस बी डी, यानी ए बी प्लस सी डी और ए सी प्लस बी डी बना। और ये अभिक्रिया के जो उसका डेल्टा एच और डेल्टा ए बी का मान जो है लगभग बराबर है, तो इसलिए जो है ये अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो क्या होगा आपका, सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। यह क्रियाकारक के अणुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। क्या होता है कि जो है अणु जो है आपस में टकराते हैं जो है, और सैकड़ों टक्कर होती हैं, उसमें से कुछ प्रभावी टक्कर होती हैं। जो प्रभावी टक्कर का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रभावी टक्कर का मतलब है कि जो आमने सामने से, यानी एक इधर से जो है ये अणु है और ये एक अणु जो है इसका है, तो ये दोनों जो है जब सामने से कोलिजन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक जो यहाँ पे टकराया इधर निकल गया जो है, एक यहाँ टकराया इधर निकल गया। लेकिन जब सामने से टकराएगा तो वो टक्कर क्या कहलाती है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। तो प्रभावी टक्करों
से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जो कि क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित करने में काम में आती है। यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखा है कि अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित से पूर्व परमाणुओं में एक ऐसी ज्यामितीय संरचना उत्पन्न होती है जिसकी ऊर्जा अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों से अधिक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। यानी एक ऐसी परिस्थिति डेवलप होती है जिसमें जो है क्रियाकारक और उत्पाद दोनों से उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अणुओं के आपसी टक्कर से प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, और यह क्रियाकारक के अणुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है तथा अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन से पूर्व परमाणुओं में एक ऐसी ज्यामितीय संरचना उत्पन्न होती है जिसकी ऊर्जा अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों से अधिक होती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था कहते हैं तथा इससे संबंधित ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि पुराना बंध, क्रियाकारक का पुराना बंध टूट रहा होता है और नया उत्पाद का नया बंध जो है बन रहा होता है। तो ऐसी स्थिति को जो है यहाँ हमने एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है जो है, यानी ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, क्रियाकारक जो BC के साथ रिएक्ट कर रहा है जो है दूसरा अभिकर्मक है। तो इस अभिकर्मक के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो है A और B के बीच में जो है एक नया बंध बनेगा, और जो कि BC के बीच में पुराना बंध था वो जो है टूट रहा होगा। तो उस समय जो है ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। वह अवस्था क्या कहलाती है? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। और फिर उसके बाद जो क्या होता है कि फिर ऊर्जा का डाउनफॉल होता है जो है, और जो है हमें उत्पाद A भी प्राप्त हो जाता है। अतः किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक की उत्पाद में बदलने के लिए क्रियाकारक तथा उत्पाद के मध्य ऊर्जा के अंतर को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। यानी जो हमने आपको पहले बताया था डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करते हैं? HP माइनस HR, यानी अभिक्रिया जो हमारे उत्पाद की अभिक्रिया है और जो रिएक्टेंट की अभिक्रिया, इन दोनों का जो है यानी उत्पाद की अभिक्रिया से रिएक्टेंट की अभिक्रिया को घटा देते हैं, तो इसको डेल्टा H जो है हमारा डेल्टा H प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया ऊष्मा, डेल्टा H। तो किसी भी अभिक्रिया की डेल्टा H का मान यदि नेगेटिव है तो वह अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। और यदि डेल्टा H का मान यानी अभिक्रिया ऊष्मा का मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो वह अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा शोषी होगी। तो आज हमने आपको बताया कि अभिक्रियाएं यानी जो अभिकर्मक उत्पाद में जब परिवर्तित होता है क्रियाकारक से रिएक्शन करके, तो उसमें कुछ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और इसके आधार पर, इस प्रकृति के आधार पर जो है अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, और दूसरी जो है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में तो जो है डेल्टा H यानी अभिक्रिया ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में डेल्टा H का मान जो है धनात्मक होता है। आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं, जो है इसको लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जो है, और इस वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।